हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा, नाम है बायोलॉजी एजुकेटर नीट यूजी कैटेगरी। आज की 15 मिनट सीरीज में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एक जेनेटिक्स के पहले चैप्टर से काफ़ी बड़ा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका मैं डिटेल वन शॉट नीचे पिन कर दूंगी एंड इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी। ये जो सारे नोट्स हैं आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम मेरे नाम से सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल एंड इट इज अ स्कैनर। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड वेरिएशन होता है हम लोग कैरेक्टर्स लेने के बाद भी आपस में काफ़ी डिफरेंट है। एंड वो क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, क्रॉस ओवर, इन सब रीजन्स की वजह से। नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। बात करें हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं मेल एंड फीमेल पेरेंट दे गिव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स इन देयर गैमेट्स एंड गैमेट्स देन फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट से अल्टीमेटली आपका नया ऑर्गेनिज्म बनता है। नए ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? 23 पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है विच इज जीन। जीन इज व्हाट? इट्स अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, बिकॉज सारा डीएनए कोड नहीं करता है, कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट ही प्रोटीन बनाते हैं और उनको हम जीन बोलते हैं। नाउ द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील और अलीलोमॉर्फ। देन हम बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की। मेंडल इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड ही डिड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट फॉर 7 ईयर्स। कितना टाइम? 7 ईयर्स। ये क्वेश्चन भी रह चुका है ऑन पी प्लांट दैट इज पाइसम सटाइवम एंड ये ईयर्स आपको याद रखने हैं। नाउ मेंडल ने जो काम किया था पी प्लांट पे किया था। देन सवाल आता है व्हाई ही चोज द पी प्लांट? ही चोज पी प्लांट बिकॉज इसमें शॉर्ट लाइफ स्पैन था, इजी टू ग्रो था, लैब में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनते थे, बाइसेक्सुअल था तो सेल्फ पॉलिनेशन भी होती थी, कंट्रास्टिंग ट्रेस शो करता था। पी प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं देन इट्स अ डिप्लॉयड प्लांट, 2n इज इक्वल टू 46, मतलब 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, बाइसेक्सुअल है। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उसने स्टडी किए एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठे थे एंड 7 कैरेक्टर्स मतलब 14 ट्रेट्स, 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज यहाँ पर आ जाती हैं। ये भी अपने आप में क्वेश्चन रह चुका है। अब मेंडल का काम इतना सक्सेसफुल क्यों था? क्योंकि मेंडल ने मैथ्स को यूज किया था, स्टैट्स को यूज किया था, अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स का रिकॉर्ड रखा था, लार्ज सैंपल साइज था तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंट्स का थ्योरेटिकल इन्फ्रेंस भी दिया था एंड सक्सेसिव जनरेशन में उसने नोटिस किया कि सेम रिजल्ट्स आए। लेकिन फिर भी मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड रहा बिकॉज उस टाइम पे कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, इंटरनेट नहीं था, उसके जो कंटेम्प्रेरीज थे वो मैथ्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया कि फैक्टर एज अ डिस्क्रीट यूनिट होता है। बट मेंडल का वर्क फिर से रीडिस्कवर किया गया 1901 बाय 3 साइंटिस्ट दैट इज कार्ल कॉरेंस, टिशरमार्क एंड ह्यूगो डीवरीज, ठीक है। देन आते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे। मेंडल के क्रॉसेस किए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, जिसमें सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हम देखते हैं। तो जब भी उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पर 3 स्टेप्स उसने फॉलो किए। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन पेरेंट्स। प्योर लाइन पेरेंट्स वो होते हैं जो कि ओवर द टाइम सेल्फ पॉलिनेशन करते रहो तो चेंज नहीं होते हैं। बेसिकली होमोजाइगस पेरेंट्स के बारे में बात की है। इनकी क्रॉस पॉलिनेशन करा के F1 कराई एंड देन F1 की हमने सेल्फिंग कराई, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक पनेट स्क्वायर भी बनाते हैं। पनेट स्क्वायर हमें हेल्प करता है फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द जीनोटाइप एज वेल एज द फिनोटाइप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। किसके बारे में बात करते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम देखें तो वेरी सिंप्लीफाइड क्रॉस इज देयर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेरे बच्चों अगर हम देखें तो इट इज़ अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड क्रॉस। इस तरीके से मेरे बच्चों क्रॉस होता है। हैव अ लुक, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, आपने पेरेंट चूज किए कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी। आप प्योर लाइन पेरेंट्स चूज करते हो, उनके गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स से 50% ऑफ द एलील आते हैं एंड देन फर्स्ट फीलियल जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे प्लांट्स जो होंगे वो हेट्रोजाइगस टॉल होंगे, ठीक है। मतलब फिनोटिपिकली दे रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट बट जीनोटिपिकली किसी को रिजेंबल नहीं करते। फिर आपने सेकंड जनरेशन के लिए इन्हीं की सेल्फिंग कराई एंड आपके पास 2 तरीके के प्लांट आए एंड 3 तरीके की जीनोटाइप आई। यानी कि जब हम बात करेंगे इसकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो की तो जीनोटिपिक रेशो इज गोइंग टू बी 1:1 एंड फिनोटिपिक रेशो इज गोइंग टू बी 3:1। अब मोनोहाइब्रिड के बेस पे उसने 2 तरीके के लॉज दिए, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द एक्सेप्शन, को डोमिनेंस इज द एक्सेप्शन। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि भैया कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स पेयर में होते हैं और अगर ये डिसिमिलर पेयर हो तो एक दूसरे पर हावी पड़ता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड F1। एक ही कैरेक्टर आता है टॉल वाला एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स इन F2। F2 में देखेंगे तो टॉल भी आ रहा है, डॉफ भी आ रहा है एंड यही लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है 3:1 को। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यानी कि ये जो लॉ है इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये कहता है कि जब भी गैमेट्स बनते हैं तो 50% जो गैमेट्स हैं उसमें हाफ ऑफ द एलील आते हैं एंड
50% अपने हाफ ऑफ द ले जाता है, ठीक है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते, एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, ठीक है। दो पेरेंट्स कंटेन 2 अलील, पेरेंट के पास तो 2 अलील होते हैं, लेकिन जब गैमेट्स बनाते हैं तो उसका हाफ आता है, ठीक है। होमोजाइगस पेरेंट्स सारे एक जैसे गैमेट्स बनाएगा, मान लो कैपिटल टी हो तो ओनली कैपिटल टी वाला बनाएगा, एंड हेटेरोजाइगस की बात करें तो यार 2 अलग अलग तरीके के गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। देन हमारे पास आया इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स लिए, सीड शेप एंड सीड कलर। तो इसके 2 पेरेंट्स थे, प्योर लाइन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम वही 3 स्टेप से उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, पहले F1 आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये फिनोटिपिकली तो डोमिनेंट था लेकिन जीनोटिपिकली हेटेरोजाइगस था। फिर उसकी सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग कराने के बाद इस तरीके का पनेट स्क्वायर आया। इस पनेट स्क्वायर में टोटल कितने तरीके की फिनोटाइप्स आई, अगर फिनोटाइप्स का नंबर देखोगे तो टोटल 4 तरीके की फिनोटाइप्स आई, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। इनकी रेशो अगर देखेंगे तो 9:3:1, दिस इज अ फिनोटाइपिक रेशो। अब इसमें पेरेंटल टाइप 9+1 है, और ये जो है वो नए कॉम्बिनेशन बने, दैट इज रिकॉम्बिनेंट्स। तो 16 में से जो 6 है वो रिकॉम्बिनेंट्स है एंड 10 है वो क्या है, पेरेंटल है। फिर जीनोटाइपिक रेशो मैंने आपको डिटेल वाले में सिखाया है, इट्स अ फोक लाइन मेथड व्हिच कम्स आउट टू बी 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, 1:1, 2:4:2 एंड 1:1, ठीक है। यस, 1:1, 2:4:2 एंड 1:1, ये हमारी जीनोटाइपिक रेशो आती है। अब इसके बेसिस पे मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सबसे पहले डाइहाइब्रिड के बेस पे हुआ था। ये कहता है कि अगर 2 कैरेक्टर एक साथ भी हैं तो भी वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते, दोनों का इनहेरिटेंस जो है वो सेपरेट चलता है, दे डू नॉट इंटरफेयर ईच अदर। इसका भी एक्सेप्शन है, दैट इज लिंकेज। लिंकेज कहता है कि अगर क्रोमोसोम, अगर जीन्स मेरे एक ही क्रोमोसोम पर बैठे हो, दे आर बाउंड टू गेट लिंक्ड, ठीक है, वो सेपरेट नहीं होते हैं। अगर नजदीक हो तो टाइट लिंकेज होती है, दूर हो तो थोड़ी लूज लिंकेज होती है, ओके मेरे बच्चों। देन आता है कि अगर आपको फिनोटिपिकली डोमिनेंट का जीनोटाइप पता करना है कि वो होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, उसके लिए हम लोग कौन सा क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। नाउ टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस होता है अगर आप ऑफस्प्रिंग का क्रॉस पेरेंट से कराओ, अगर ये पेरेंट आपका डोमिनेंट है तो वो हो जाएगा आउट क्रॉस, अगर ये पेरेंट आपका रिसेसिव है तो वो हो जाएगा आपका टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत PYQs इस पे आते हैं। तो वो कह रहे हैं टॉल 2 तरीके का टॉल हो सकता है, कैपिटल टी और कौन सा हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ये पता लगाने के लिए आप उसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दोगे, अगर तो सारे टॉल आ रहे हैं यानी कि वो वाला जो टॉल था वो कैपिटल टी था, अगर बराबर टॉल और डॉफ आ रहे हैं तो मतलब यानी कि वो वाला जो टॉल था वो कौन सा था, वो वाला आपका हेटेरोजाइगस टॉल था। और यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ जीनोटिपिक रेशो इज इक्वल टू क्या होती है, फिनोटिपिक रेशो होती है। देन एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि ओरिजिनली तो सारे हमारे जीन्स कौन से थे, डोमिनेंट थे, फिर म्यूटेशन आई, एवोल्यूशन हुई, एंड अल्टीमेटली एक ऐसा सीन आया जिसे म्यूटेशन की वजह से या तो सेम फंक्शनल प्रोटीन हो सकता है, तो उसमें तो फिनोटाइप चेंज नहीं हुए, तो यार अभी तो वो डोमिनेंट है। लेकिन अगर म्यूटेशन की वजह से फिनोटाइप चेंज हो जाती है, यानी कि या तो प्रोटीन बना नहीं या फिर नॉन फंक्शनल बना, उसको हम लोग बोलेंगे कि अब तो डोमिनेंट से क्या बन चुका है, रिसेसिव बन चुका है। मूविंग ऑन टू द एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब जो डोमिनेंट एलील है वो कंप्लीटली हावी नहीं हो पा रहा है रिसेसिव पर, यानी कि जो फिनोटाइप आ रहा है F1 में वो बीच का आ रहा है। जैसे रेड प्लांट्स और व्हाइट प्लांट क्रॉस करते हैं तो बीच के जो प्लांट बनते हैं दैट इज पिंक प्लांट्स। इनका जब आप F2 करेंगे तो इनकी जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो यहाँ पर भी बराबर आएगी, GR इज इक्वल टू PR, दैट इज 1:1। एग्जाम्पल इज फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन, मिराबिलस जिलापा, कोट कलर इन वन हॉर्न कैटल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए दैट इज स्टार्च सिंथेसिस एंड पी प्लांट, ठीक है। इसे बी जीन के बारे में बात की, बी जीन 2 चीजों के बारे में बताता है। पहली चीज की बी जीन 2 ट्रेट्स कंट्रोल कर रहा है, तो एक जीन कंट्रोलिंग मोर देन 2 ट्रेट्स, तो ये सबसे पहले एग्जांपल हो जाएगा प्लियोट्रॉपी का। दूसरा चीज कि यार ये जो बी जीन जब स्टार्च ग्रेन का साइज कंट्रोल करता है तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, लेकिन जब ये सीड शेप को कंट्रोल करता है तो ये कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है। तो एनसीईआरटी की बड़ी ब्यूटीफुल लाइंस है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। डोमिनेंस किसी की जागीर नहीं है, वो डिपेंड करता है कि तुम क्या देखना चाहते हो। अगर तुम ये प्रोडक्ट देखना चाहते हो ग्रेन साइज तो तुम्हें इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिख रही है, अगर तुम सीड शेप देखना चाहते हो तो तुम्हें कंप्लीट डोमिनेंस दिख रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कहता है कि अगर 2 अलग अलग तरीके के डोमिनेंट एलील एक साथ हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डोमिनेंट एलील एक साथ है तो दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। एक क्लासिक एग्जांपल इज AB ब्लड ग्रुप, इसमें ए ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन, 2 इसमें डोमिनेंट होते हैं और एक रिसेसिव होता है। अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 से ज्यादा अलील हैं, तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, यानी कि वन जीन, वन कैरेक्टर इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन इज हैविंग मोर देन डिफरेंट टाइप ऑफ अलील। और याद रखने हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म की जो
पता चलता है, वो तुम्हें सिर्फ पॉपुलेशन में पता चल सकता है, वो चीज़ तुम्हें भी कभी ऑर्गेनिज्म के बारे में, सिंगल ऑर्गेनिज्म से तुम नहीं पता लगा पाओगे कि इस कैरेक्टर के मल्टीपल एलील है। एंड जब मल्टीपल एलीलिज्म होता है तो नंबर ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है। फिनोटाइप इज n+1 वेयर n इज नंबर ऑफ मल्टीपल एलील एंड जीनोटाइप इज n/2 इंटू n+1। ठीक है, अब ये आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। ये इस पर कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कि अगर पेरेंट ये है और ये है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बनेगा, ये है और ये है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी बनेगा। आई होप ये आपको बनाना आता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या सीन है, नहीं तो आप डिटेल वाला वीडियो नीचे देख सकते हैं। देन प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होती है? जब एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि बी जीन अभी किया पी प्लांट में, हीमोग्लोबिन का जीन इन सिकल सेल, फिनाइलकीटोन्यूरिया, व्हाइट इमिटेशन इन ड्रोसोफिला, ये सारे एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी। इससे उल्टा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल जीन्स हैं, जैसे कि स्किन कलर इन ह्यूमन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आईक्यू इन ह्यूमन, हाइट इन ह्यूमन, कर्नल कलर इन वीट। जब भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है आपको याद रखना है इंपैक्ट ऑफ ईच डोमिनेंट एलील हैज अ पार्शियल कंट्रीब्यूशन टू द फिनोटाइप, यानी कि जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उतना ही ज्यादा गहरा एक्सप्रेशन होगा। एंड यहाँ पर इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंट भी आता है, एंड यहाँ पर हर डोमिनेंट एलील का एडिटिव इफेक्ट है, एंड यहाँ ये ग्रेडियंट शो करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इट्स व्हाइट और ब्लैक, हमारे पास ग्रेडियंट है आईक्यू में भी, स्किन कलर में भी, हाइट में भी। और जब भी आप इसकी रेशियोज निकालने चलते हैं तो जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? बेल शेप बनता है। एंड हमेशा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल आते हैं वो हमेशा किसके आते हैं? इंटरमीडिएट के आते हैं। आपको एग्जांपल एनसीईआरटी में किसकी दी हुई है? स्किन कलर की दी हुई है। देन कम्स टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच वाज गिवन बाय थॉमस, व्हिच वाज गिवन बाय सटन एंड बोवराई। इन्होंने बोला, सबसे पहले तो इसका बेसिस क्या था? मेंडल का वर्क एंड स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, इन्होंने बोला क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन बैठे हैं, तो अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे तो जीन भी सेग्रीगेट होंगे, क्रोमोसोम पेयर हो जाएंगे तो जीन भी पेयर हो जाएंगे। एंड फर्टिलाइजेशन में पेयर्ड कंडीशन आ जाती है, गैमीट में ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। दैट मीन्स बोथ क्रोमोसोम एंड जीन अकर इन पेयर्ड फॉर्म एंड दे शो पैरेललिज्म बोथ ऑफ देम। दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये बात तो बोली थी किसने? थॉमस एंड अपने सटन एंड बोवराई ने, लेकिन प्रूव इसको किसने किया? थॉमस एंड मॉर्गन ने अपने ड्रोसोफिला पे। यहाँ पर एक फोटोग्राफ भी बनी हुई है आपकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये आपको अच्छे से याद रखनी है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। आपने सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ है कि यार ये जो कैपिटल आर है ज़रूरी नहीं है आपके कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा, ये आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। इस तरीके से ये शो करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गई थी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ उन्हीं दो कैरेक्टर के लिए काम करेगी विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जैसे सीड शेप और सीड कलर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सीड शेप इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7, सीड कलर इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, तो आप उसी पर ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगा सकते हो। अगर कोई दो कैरेक्टर है जो सेम क्रोमोसोम पर है वो तो लिंकेज शो कर लेंगे, विच इज एन एक्सेप्शन। तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए थॉमस एंड मॉर्गन के प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने ड्रोसोफिला को यूज किया टू प्रूव दिस क्रोमोसोमल थ्योरी। ड्रोसोफिला क्यों यूज किया? क्योंकि स्मॉल साइज था, शॉर्टर लाइफ स्पैन था, बहुत सारी हेरिडिटरी वेरिएशन थी जो कि आप लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो, माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। सिंगल मीटिंग से हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी बनते हैं एंड ए सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करता है। एनसीईआरटी में फोटो बनी हुई है, जो मेल है वो छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है, फीमेल के पास एक ओविपोसिटर भी होता है। फिर यहाँ पर बात की गई भैया लिंक्ड जीन क्या होते हैं? जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बैठे होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर, वो सेपरेट नहीं होना चाहते क्रॉसिंग ओवर से, उनको हम लिंक्ड जीन बोलते हैं। अब लिंकेज ग्रुप एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसपे PYQ है, बट एनसीईआरटी में नहीं दिया, आपको पता होना चाहिए। लिंकेज ग्रुप हम किसको बोलते हैं? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं। जैसे अगर बात करें इस ह्यूमन की बात कर लो, ह्यूमन में बात करें तो कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? ह्यूमन में बात करें तो यहाँ मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो हमारे पास 23 लिंकेज ग्रुप होंगे, लेकिन मेल की बात करें तो 24 होंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास वाई का अलग लिंकेज ग्रुप आ जाता है। चलिए, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था मॉर्गन ने, इसमें उसने 3 तरीके क्रॉस किए। एक क्रॉस किया बॉडी कलर और आई कलर का, फर्स्ट क्रॉस। सेकेंड क्रॉस किया आई कलर और विंग टाइप का, एंड तीसरा क्रॉस किया उसने बॉडी कलर और विंग टाइप का। जब उसने रिजल्ट निकाला क्रॉस ए के बारे में देखे तो उसको पैरेंटल भी मिले और रिकॉम्बिनेंट भी मिले। पैरेंटल का नंबर बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट, मतलब ये इकट्ठे रहना चाहते हैं जीन, मतलब दे आर वेरी मच स्लाइटली लिंक्ड। इधर देखिए पैरेंटल अभी भी ज्यादा है रिकॉम्बिनेंट से, बट उससे कम है। यहाँ पर पैरेंटल कॉम्बिनेशन 62.8 बन रहे हैं, यानी कि ये वाले जीन जो होंगे थोड़े से दूर होंगे। अब यहाँ पर एल्फ्रेड स्टूटेमॉन्ट एक स्टूडेंट थे मॉर्गन के, जिन्होंने क्रोमोसोमल मैपिंग करी, उसके ऊपर जीन्स कैसे अरेंज्ड हैं वो बताया, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एल्फ्रेड स्टूटेमॉन्ट की बात करें, इन्होंने क्रोमोसोमल मैपिंग करी, इन्होंने बोला परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉसओवर। जितना क्रॉसओवर ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो वो कह रहा था मान लो अगर ये तुम्हारे पास क्रोमोसोम है, 2 जीन अगर यहाँ पर क्लोज प्रेजेंट है, यानी कि ये टाइटली लिंक्ड है, ये क्रॉसओवर नहीं होना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई 2 जीन है जो काफी दूर दूर हैं, तो ये लूजली लिंक्ड है, ये क्रॉसओवर हो जाएंगे। और ये कहता था जितनी रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज होती है ना, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी होती है, उतना ही डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस के लिए इसने यूनिट लिया सेंटीमॉर्गन और मैप यूनिट। तो
मान लीजिए ये जो जीन है इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1.3 यानी कि डिस्टेंस इज 1.3 सेंटीमॉर्गन, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 37.2 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू जीन इज 37.2 सेंटीमॉर्गन। अब ये मैक्सिमम कितनी होती है, 50% ही होती है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अब निकाल भी सकते हो अगर ना दी हुई, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100। देन आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। दो तरीके, वैसे तीन तरीके का होता है, एनवायरमेंटल, क्रोमोसोमल एंड जीनिक बैलेंस थ्योरी, हम यहाँ दो ही करेंगे। एनवायरमेंटल में देखिए इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑन विच वी इंक्यूबेट द फर्टिलाइज्ड एग। जैसे क्रोकोडाइल और लिजर्ड में देखेंगे हाई टेम्परेचर में करेंगे तो मेल, लो में करेंगे तो फीमेल, एंड टर्टल में इसका एक्जैक्टली ऑपोजिट। मेन है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कहती है कि भैया दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक तो होते हैं सोमैटिक ऑटोसोम्स जिनका सेक्स में कोई रोल नहीं है, दूसरे टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम और रेडियोसोम। जैसे ह्यूमंस में एलोसोम और रेडियोसोम कौन से, एक्स एंड वाई है। अभी डिस्कवरी कहाँ से हुई, हेनकिंग काम कर रहे थे इंसेक्ट के स्पर्म्स पे, उन्होंने देखा यार 50% स्पर्म्स के पास एक न्यूक्लियर बॉडी है, 50% के पास कुछ भी नहीं है। तो जिनके पास ये न्यूक्लियर बॉडी थी उसको क्या बोला इन्होंने, एक्स बॉडी, और जिनके पास नहीं थी उसको बोला यार इसके पास तो कुछ नहीं है। लेटर ऑन नाम पता चला कि भैया यही एक्स बॉडी कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम है, विल्सन ने इसको नाम दिया। देन हमने 3 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन 4 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन करनी है। जैसे ह्यूमंस में बात करें तो XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमंस में दो तरीके गैमेट कौन बनाता है, मेल बनाता है, यानी कि मेल डाइगैमेटी शो करते हैं, डाइगैमेटी शो करते हैं। देन आप आगे बात करें इंसेक्ट्स में इट इज XY एंड XX, ठीक है, यस ड्रोसोफिला में। देन इस तरीके से आपको सारे टाइप की जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो आनी चाहिए। इसके बाद चारों टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन आनी चाहिए। देन हम करते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि एक ऐसा इंसेक्ट भी है जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड विल डिटरमिन द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल हनी बी, एंड्स एंड वैब्स, वॉस्प। यहाँ पर एग्जांपल दिया हो हनी बी का, हनी बी इज 2n इज इक्वल टू 32 यानी कि n इज इक्वल टू 16। यहाँ कहते हैं यहाँ की जो फीमेल्स है ना, फीमेल्स आर एक्चुअली डिप्लॉइड एंड मेल्स आर हैप्लॉइड, तभी यहाँ पर नाम आया हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये बनती कैसे है, फीमेल जो होती है दो तरीके की होती है, क्वीन या वर्कर। क्वीन इज अ फर्टाइल मेंबर, वर्कर इज अ स्टेराइल मेंबर ऑफ द फैमिली। क्वीन का काम है अंडे देना, तो ये फर्टाइल है, ये मियोसिस करके अंडे देती है। अब ये जो एग्स हैं अगर इनको स्पर्म मिल जाए, स्पर्म बनता कैसे, हैप्लॉइड ड्रोन से, मेल आर द ड्रोन्स। अब ये हैप्लॉइड नहीं, ये हैप्लॉइड स्पर्म कैसे बनाते हैं, ऑब्वियसली माइटोसिस से बनाएंगे। तो ये जब आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो हमेशा फीमेल लार्वा बनेगा, क्योंकि ये जो लार्वा बन रहा है ये 2n इज इक्वल टू 32 बन रहा है, यानी कि डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड तो फीमेल होती है। अगर इसको रॉयल जेली मिली तो क्वीन मिलेगा, नहीं मिली तो क्या होगा, वर्कर होगा। ठीक है जी, यस। तो मेल बना कैसे, मेल एक्चुअली बना अगर ये n की पार्थिनोजेनेसिस हो जाए, पार्थिनोजेनेसिस हो जाए, n इज इक्वल टू 16, पार्थिनोजेनेसिस हो जाए तो ये डायरेक्टली क्या बना देगा मेरे बच्चों, मेल बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है म्यूटेशन की। म्यूटेशन इज बेसिकली द टर्म गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय ह्यूगो डी व्रीज एंड इट इज कॉज्ड बाय म्यूटाजन। 3 अलग अलग तरीके की म्यूटेशंस हम पढ़ते हैं, जीनोमैटिक, क्रोमोसोमल एबरेशन एंड जीन म्यूटेशन। जीनोमैटिक होती है जब पूरा क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए, या तो एक क्रोमोसोम ज्यादा एक कम, या फिर पूरा पूरा सेट ज्यादा सेट कम। क्रोमोसोमल एबरेशन होती है नंबर उतना ही है लेकिन क्रोमोसोम के ऊपर कुछ पोर्शन डिलीटेड है, कुछ एडिशनल है, कुछ सब्स्टिट्यूट हो गया। या फिर जीन म्यूटेशन, अब ये म्यूटेशन किसमें है, डीएनए में। डीएनए में ए की जगह टी आ गया, सी की जगह जी आ गया, यानी कि दैट इज सिंगल बेस पेयर का अगर चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन 3 तरीके के होते हैं बच्चों, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ये दिया हुआ है, ये आपकी ह्यूमन हेल्थ में भी दिया हुआ है। फिजिकल म्यूटेशन दैट इज आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेज, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। केमिकल्स में बहुत सारी गैसेस होती हैं, केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया और वायरस विच हैज अ कैपेबिलिटी टू कॉज द म्यूटेशन। सबसे पहले जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्रोमोसोम का नंबर ऊपर नीचे हो रहा है, अगर तो 1-2 क्रोमोसोम ऊपर नीचे हो रहे हैं दैट इज एन्यूप्लॉइडी, लेकिन अगर पूरा पूरा सेट ऊपर नीचे हो रहा है दैट इज यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी में हाइपोप्लॉइडी भी हो सकती है, 1 नंबर कम हो सकता है जैसे कि टर्नर में, या 1 नंबर ज्यादा भी हो सकता है जैसे कि आपके डाउन सिंड्रोम में। वैसे तो इसका इतना डिटेल दिया नहीं हुआ बट इसमें पीवाईक्यूज बहुत है तो प्लीज आप ये अच्छे से करिए। हाइपरप्लॉइडी यानी कि अगर एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम है, देखिए इसमें ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, टेट्रासाइड, आपका टेट्रासोमी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अगर 2n+1 कंडीशन है, यानी कि कोई एक टाइप का क्रोमोसोम ज्यादा है, जैसे यहाँ पर 2 की 3 कॉपीज है 2 की जगह, दैट इज ट्राइसोमी। ट्राइसोमी आपको जो याद करनी है दैट इज गोइंग टू बी डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, टाउ सिंड्रोम 13, एडवर्ड 18 एंड क्लाइनफेल्टर इज अ ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विच इज द XXY कंडीशन मेल्स में होती है, विच इज द XXY कंडीशन मेल्स में होती है। देन 2n+1+1 होगा तो दैट इज गोइंग टू बी डबल ट्राइसोमी, कोई 2 क्रोमोसोम है जो 3 कॉपीज में प्रेजेंट है, एंड अगर कोई एक क्रोमोसोम की 2 की जगह 4 कॉपीज आ जाए, टेट्रासोमी 2n+2। देन हाइपोप्लॉइडी, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम कम हो जाए, that is 2n-1 which is called as monosomy. Turner syndrome is a monosomy of X chromosome. Then 2n-1 कोई 2 क्रोमोसोम है जिनकी एक एक कॉपी प्रेजेंट है, that is double monosomy. अब इसका रीजन क्या होता है यार, इसका रीजन होता है कि नॉर्मली अगर मियोसिस हो रही है तो नॉर्मल डिस्जंक्शन है, सब अपने अपने गैमीट ऐसे आधे आधे बना दे रहे हैं, आधे क्रोमोसोम ऊपर आधे नीचे। लेकिन अगर नॉन डिस्जंक्शन हो जाए, इसको आधा आधा जाना चाहिए था लेकिन ये दोनों उठ के इधर आ गए, 4 और 4' इधर आ गए, तो इस ऊपर वाले गैमीट के साथ मोनोसोमी बन जाएगी, नीचे वाले के साथ ट्राइसोमी हो जाएगी। सो नॉन डिस्जंक्शन ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस
mutations results in these kind of condition. Then second type of mutation is chromosomal aberration, जिसमें या तो कोने वाले सेगमेंट उड़ जाएं डेफिशिएंसी, या तो बीच के उड़ जाएं जैसे 4 5 उड़ जाएं तो डिलीशन. डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट हो जाए, जैसे 4 5 6 यहाँ भी एक बारी और आ गया 4 5 6. इन्वर्जन का मतलब उल्टे पुल्टे हो जाए, जैसे कि यहाँ पर 4 5 है तो यहाँ पर 5 4 हो गया. पैरासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमेयर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा. देन पेरीसेंट्रिक, ये देखो 2 इधर है सेंट्रोमेयर के, 3 इधर है तो 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया. ठीक है जी, यस. तो ये हो गया आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन. देन मेरे पास आता है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली जस्ट लाइक क्रॉसिंग ओवर बट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. आपको पता है क्रॉसिंग ओवर तो होमोलोगस में होती है, लेकिन अगर नॉन होमोलोगस में हो रही हो क्रॉसिंग ओवर टाइप ऑफ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. देन जीन म्यूटेशन की बात करते हैं. जीन म्यूटेशन इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू जीन का स्ट्रक्चर. ये लास्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन है जिसमें आप डीएनए में बेस चेंज कर दे रहे हो. वेरी इंपॉर्टेंट वन इज सब्स्टिट्यूशन, जो हम किस में देखते हैं आपके सिकल सेल एनीमिया में देखते हैं, विच इज अ पॉइंट म्यूटेशन. अगर तो प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, pyrimidine by pyrimidine, that is transition. But if purine is replaced by pyrimidine, that is called as transversion. Another important factor is pedigree. Pedigree में देखें तो यार सबसे पहले तो आपको सारे सिंबल्स पता होने चाहिए कि मेल कैसा, मेल का सिंबल क्या है, फीमेल का क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंसैंगुइनस मैरिजेस का, जिसमें 2 डंडे लगते हैं. देन मेरे बच्चों आपको कुछ रूल्स मैंने बताए हुए हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, जनरेशन लिख लेंगे, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3. अगर तो यार स्किपिंग हो रही है तो ज़्यादा चांसेस रिसेसिव के, अगर स्किपिंग नहीं हो रही तो ज़्यादा चांसेस किसके, डोमिनेंट के हैं. ठीक है जी. देन आपको पता होना चाहिए कि अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रही है तो एक्स लिंक रिसेसिव है, अगर सिर्फ मेल मेल में जा रहा है तो वाई लिंक डिजीज है. तो ये रूल्स मैंने स्पेशली पेडिग्री के बारे में बताए हुए हैं. आप मेरा ही सेशन अगर सर्च करेंगे ना, पेडिग्री एनालिसिस बाय सीप पाउजा, 5 मिनट का सेशन है, वो रूल्स आप सारे दोबारा सीख सकते हैं. मूविंग ऑन टू द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज डिसऑर्डर्स. 2 तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, डॉटसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जिसमें एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड आता है. ठीक है जी. ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है. ऑटोसोमल रिसेसिव जैसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस. डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. एक्स लिंक में डोमिनेंट एंड एक्स लिंक में रिसेसिव, ये वाले आपके रिसेसिव में आएंगे. कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया. ठीक है जी. देन वाई लिंक में आपका हाइपरट्राइकोसिस. सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जो यहाँ पर एनसीईआरटी डिटेल में बताती है वो आप यहाँ पर याद करेंगे. फिनाइलकीटोन्यूरिया. फिनाइलकीटोन्यूरिया इज वन ऑटोसोमल रिसेसिव. दूसरा इसमें क्या होता है, जो जीन जिसका नाम है, जो जिसने कोड कर रहा होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, इसका काम होता है फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन कन्वर्ट करना. लेकिन अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाएगी तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, कन्वर्जन नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा. जिसके 2 इफेक्ट है. प्राइमरी इफेक्ट ब्रेन पर रिटार्डेशन हो जाएगा, सेकेंडरी इफेक्ट स्किन में पिगमेंटेशन एंड हेयर की भी थिनिंग हो जाएगी. यानी कि एक जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स. प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल है. अनदर वन इज सिकल सेल एनीमिया. इट्स आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव, क्रोमोसोम 11 का डिसऑर्डर है. एंड इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है उसमें चेंज आ रहा है. कैसे कैसे? नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जीन में अगर तुम यहाँ पर देखोगे CTC और यहाँ पर CAC, यहाँ पर क्या हो रहा है, CTC इज रिप्लेस्ड बाय CAC, यानी कि T इज रिप्लेस्ड बाय A, जिसकी वजह से mRNA में गैग इज रिप्लेस्ड बाय GOG. इससे क्या हुआ, अगर अमाइनो एसिड का चेन देखेंगे तो बीटा चेन जो है उसमें 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड था HbA में, लेकिन HbS में क्या हो जाएगा, 6 पोजीशन पर वैलिन हो जा रहा है. तो हो क्या रहा है, T इज रिप्लेस्ड बाय A, pyrimidine is replaced by purine, that is going to be purine, this is purine, that is going to be transversion. ठीक है, ट्रांसवर्जन. दूसरी चीज, ये पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल है. किसका एग्जांपल है, पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल है, म्यूटेशन. दूसरी चीज मेरे बच्चों, बीटा चेन की 6 पोजीशन पर चेंज आ रहा है, वैलिन इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन. तो अगर तो HbA कंडीशन है तो नॉर्मल है, HbHbS है तो यार इसको बीमारी तो नहीं होगी, बट ये हेट्रोजाइगस होगा एंड इट विल बी रेजिस्टेंट टू मलेरिया. HbS इज अ वन, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, तो बीमारी होगी एंड इट इज फेटल एक्चुअली. इसके मल्टीपल इफेक्ट्स है. प्राइमरी इफेक्ट की RBC आपके बाइकॉनकेव से सिकल शेप हो जाएंगे. सेकेंडरी इफेक्ट में अनीमिया, ब्रेन डैमेज एंड RBC काउंट भी कम हो सकता है. तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल हो गया है. अनदर, अब ये जो सिकल सेल एनीमिया था ये तो क्वालिटी की प्रॉब्लम थी, क्वालिटेटिव, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड की जगह आपका वैलिन आ रहा था. एक क्वांटिटी की प्रॉब्लम भी होती है RBC में, दैट इज कॉल्ड एज थैलेसीमिया. 2 तरीके का, अल्फा एंड बीटा. अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 16 और ये आपका क्रोमोसोम नंबर 11. यहाँ जीन HbA1 HbA2, यहाँ जीन HbB. अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा कम बन रहा है, अल्फा चेन कम बन रही है तो बीटा प्रेसिपिटेट हो जा रही है, RBC टूट जा रहा है. बीटा चेन में बीटा चेन कम बन रही है तो अल्फा प्रेसिपिटेट हो रहा है तो RBC फिर टूट जा रहा है. ये जो प्रॉब्लम है ये किसकी है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है. किसकी प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है. अनदर एग्जांपल इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव के आते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें जो आई के कौन सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप कलर का डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, रेड और ग्रीन बराबर दिख रहा है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, इसमें क्या होगा कि यार जो कैपिटल सी वाला है, मान लीजिए ये सीन है, एक्स कैपिटल सी, ये क्या होने वाला है, नॉर्मल होने वाला है. एक्स कैपिटल सी वाई, ये नॉर्मल मेल होने वाला है. एक्स स्मॉल सी वाई, ये क्या होने जब वाला है, अफेक्टेड मेल होने वाला है.
एंड एक्स स्मॉल सी दोनों अफेक्टेड फीमेल होने वाली है, और ये वाली फीमेल क्या होगी, कैरियर फीमेल होगी। याद रखेंगे कैरियर को बीमारी नहीं होती है। अब तुम नोटिस करो, फीमेल को बीमारी करने के लिए 2 रिसेसिव एलील चाहिए, लेकिन मेल को बीमारी करने के लिए एक ही चाहिए, तो ज्यादा इजीली कौन अफेक्ट हो सकता है, मेल। तो इसीलिए मेल का परसेंटेज फीमेल से काफी ज्यादा है, 8% मेल अफेक्टेड एंड 0.4% फीमेल। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज हीमोफीलिया, दैट इज ब्रीडर डिजीज। ये क्वीन रॉयल डिजीज है, क्वीन की फैमिली में रन करती है। इसमें क्या हो रहा है कि छोटा सा भी कट लगता है तो खून बहना रुकता ही नहीं, देयर इज नो क्लॉटिंग। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग प्रोटीन्स ही नहीं बन रहे। क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज एब्सेंट इन टाइप ए, क्लॉटिंग फैक्टर 9 इज एब्सेंट इन टाइप बी। ये भी कैसा डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एंड सेम टाइप के आपके जीनोटाइप बनते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। देन मूविंग ऑन टू द नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें हम टर्नर, क्लाइनफेल्टर और डाउन सिंड्रोम करेंगे। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो गिवन बाय लैंगडॉन डाउन 1866, ट्राइसोमी ऑफ 21। केरोटाइप अगर तुम देखोगे तो यहाँ 21st क्रोमोसोम की आपको ट्राइसोमी दिखाई देगी। इसके क्या सिम्टम्स है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, साइकोमोटर डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, फ्लैट बैक होगा, बहुत सारे लूप्स होंगे, सीमियन पाम क्रीज होगी, बिग एंड रिंकल टंग होगी, कंजेनिटल हार्ट डिजीज होगा बच्चे को, एंड बच्चा हो सकता है डेफ म्यूट भी हो, बहुत सारे केसेस इसमें बन सकते हैं। तो इट्स अ ट्राइसोमी ऑफ 21। तो टोटल क्रोमोसोम यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 27 बन जाएंगे, 2n+1 का केस है। फिर सेक्स क्रोमोसोम का केस देखिए, टर्नर इज फॉर द मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड क्लाइनफेल्टर इज अ ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, टर्नर लड़कियों को होता है, क्लाइनफेल्टर किसको होता है, लड़कों को होता है। तो कैसा कंडीशन होगा, ऑटोसोम्स प्लस XXY, यानी कि 44 ऑटोसोम है प्लस XXY या 47, XXY। इसमें मेल का क्या क्या कैरेक्टर्स आएंगे, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट आ जाएगी, क्योंकि मेल के पास एडिशनल एक्स है, स्टेराइल मेल होगा, टॉल होगा एंड मेंटली रिटार्डेड होगा। सेम वे फीमेल में क्या प्रॉब्लम आएगी, इसके पास एक एक्स कम है, रूडिमेंट्री ओवरी, स्टेराइल होगी, शॉर्ट स्टेचर्ड होगी एंड मेंटली रिटार्डेड भी होगी। तो ये बात हो गई आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। नोट्स इसके यहाँ पर हैं, डिटेल में कोई भी टॉपिक देखना है तो मैं नीचे इसका वन शॉट भी पिन करके जा रही हूँ। वन शॉट के अलावा आप और डिटेल में भी देखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 12 में अभी एंट्री करें तो मेरा इन पार्ट्स वीडियो भी है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आप पूरा वीडियो देखिए, 7 पार्ट्स में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, उससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना एंड मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग ऑन इट। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी बता दो।